ये फॉन्ट साइज ठीक है, विजिबल है सबको? ये वाला है ना? हाँ जी। ओके। ओके। तो होता है सीन केस वेन का। इसने थोड़ा बहुत एक्सेल यूज किया है, तो पता होगा कि केस वेन सिंपल इफ एल्स कंडीशंस जो लगाते हैं ना, कंडीशन बेस्ड, अगर हमें रो वाइज कुछ कंडीशंस लगाने हैं, ठीक है, रो वाइज भी होता है, एग्रीगेशन में भी होता है, तो हम केस में यूज करते हैं। सबसे पहले हम एक डेटा क्रिएट करते हैं, मैंने कर लिया है, आप लोग को ये मैं टेबल दे दूंगा। सिंपल सा है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें कोई मैंने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया जिसमें आप लोग का ध्यान जाता है, आप लोग कंफ्यूज होते हो। तो ये सिंपल यूज किया है, ड्रॉप टेबल करा हुआ है, मैंने इसको प्रैक्टिस में यूज किया हुआ, टेबल क्रिएट किया। एक बार हम टेबल को देख लेते हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिस में है, और क्रेडिट कार्ड, ठीक है, और रिफ्लेक्स करेंगे प्रैक्टिस टेबल, ये डेटा है, ठीक है। पहले डेटा को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, ट्रांजेक्शन आईडी है सिंपल 1234, ये कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, ट्रांजेक्शन डेट है, और ड्यू डेट है, ये पेमेंट डेट है, ये ट्रांजेक्शन टाइप, कैटेगरी, किस टाइप का ट्रांजेक्शन हुआ है, मर्चेंट कहाँ कहाँ से ट्रांजेक्शन होता है, जो आप लोग कार्ड स्वाइप कराते हो, तो जिस जिस मर्चेंट पे होता है ना, वहाँ पे जैसे ऑनलाइन करते हो तो अमेजन हो गया, एयर इंडिया हो गया, ये सारे ऑनलाइन ही होंगे कुछ, हाँ सारे ऑनलाइन ही है। ये अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, उस कार्ड की क्रेडिट लिमिट कितनी होती है, करंट बैलेंस कितना है, मिनिमम पेमेंट ड्यू कितना है, ठीक है, और पेमेंट स्टेटस क्या है, डेज पास ड्यू, ये हम खुद कैलकुलेट भी कर लेंगे। रिस्क रेटिंग होती है, कार्ड वर्ड पे रिस्क रेटिंग निकाली जाती है, और इसके अलग कैलकुलेशंस होते हैं। जब एनालिटिक्स शुरू करेंगे तो बताऊंगा ये कैसे कैलकुलेट होता है। जैसे इंटरनेशनल नोट्स, छोटे छोटे नोट्स होता है, ये सिंपल सा देते हैं, ठीक है। इस डेटा से हम लोग कई सारी एनालिसिस करेंगे आज, ठीक है, जैसे कि पॉकेट एनालिसिस बहुत सिंपल सा होता है, जो कि आप लोग जो अकाउंट रिसीवेबल में होंगे उनको पता होगा कि हाँ पॉकेट वाइज हम अमाउंट चेक करते हैं, हमारा कितना पैसा किस पॉकेट में स्टक है। और क्रेडिट कार्ड है तो रिस्क क्लासिफिकेशंस बनाएंगे हम इसी में, ठीक है, कौन से कार्ड पे कौन से ट्रांजेक्शन्स पे रिस्क ज्यादा होता है। तो बैंकिंग में एक बड़ा ही अच्छा एक ऑपरेशन है रिस्क असेसमेंट का, रिस्क रिस्क असेसमेंट नहीं बोलेंगे उसको, फ्रॉड एनालिटिक्स बोलते हैं। तो फ्रॉड एनालिटिक्स में बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, और इस तरीके के डेटा पे अपने अपने लॉजिक्स बना के कि किस किस ट्रांजेक्शन्स को हम हाई रिस्क में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये मान लो कि इतना ही छोटा डेटा है, और हम लोग देखेंगे कि कैसे, मतलब हम रिस्क कैटेगरी कैसे बनाते हैं, ठीक है। कोई भी मॉनिटरिंग पे लेके जाना है, कोई कार्ड मॉनिटरिंग पे जाता है कि हाँ इसके इसके ट्रांजेक्शन्स को हमें मॉनिटर करना है, उसके हिसाब से उसकी क्रेडिट लिमिट हम जो है चेंज करते हैं। तो सेम चीज बिजनेस में भी होता है। अगर आप लोग याद होगा, आप लोग क्रेडिट टर्म देते हो, या एक टीम होती है जो क्रेडिट पे ही काम करती है कि किसी बिजनेस को क्रेडिट कितना दिया जाता है। तो नया है तो उसकी अलग स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है, पुराना है ऑन एंड ऑफ बिजनेस करता है तो उसकी अलग क्रेडिट सेगमेंटेशंस होती हैं, ठीक है। तो हम लोग सिंपल केस वेन से ही उस चीज को समझेंगे कि क्या है, और भी कई सारे एनालिसिस हैं, और मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले केस वेन का सिंपल सा एक नोट्स में यहाँ पर रखता हूँ ताकि आप लोग को ध्यान रहे, ठीक है। ये है, ये सिंपल कंडीशन कंडीशन बेस्ड एक्सप्रेशन है, लाइक यू फेल्स,
एंड इट रिटर्न्स वैल्यू, मतलब इफ एल्स करेंगे कि अगर ये नहीं एक कंडीशन होगा कि अगर फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होगा, इफ दैट इज ट्रू देन द वैल्यू शुड बी दिस, सिंपल। तो जो वैल्यू शुड बी दिस वो होता है, उसका मतलब वो नया वैल्यू क्रिएट कर रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे अभी समझ में आ जाएगा। You can use it in select, where, order by, and group by, even in aggregate functions. तो देखो, सबसे ज्यादा यूज होता है सेलेक्ट स्टेटमेंट में, केस में, क्योंकि वो एक नया कॉलम बनाता है। वेयर में रेयरली यूज होता है। हम वेयर में एंड और नॉट लगा के, और हम लोग अपना जो भी कंडीशन अचीव कर लेते हैं, क्योंकि वेयर में सारा कुछ फिल्टर होता है, राइट। ऑर्डर बाय देखेंगे, ग्रुप बाय में भी देखेंगे। तो ये चार सेगमेंट होते हैं हमारे पास। एग्रीगेट में करते हैं हम लोग, ये भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो ये चार सेगमेंट में केस में यूज होता है। ठीक है, अब आते हैं इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, सिंटेक्स। बेसिक सिंटेक्स इंग्लिश में लिखते हैं ना, तो बेसिक सिंटेक्स कुछ नहीं होता है। हम स्टार्ट करते हैं केस से, ठीक है। और क्या लगा के व्हेन कंडीशन वन, कंडीशन वन, देन रिजल्ट या वैल्यू कर दो, ठीक है। फिर करता है व्हेन कंडीशन ट्रू, वैल्यू टू, को वैल्यू वन पर वैल्यू टू, और ये इस तरीके से ऑन एंड ऑन नीचे चलता चला जाएगा, ठीक है। और लास्ट में एल्स लगाएंगे, ये सारे कंडीशन के बाद कुछ आता है तो वैल्यू एंड कर देंगे इसको, और उसके बाद एंड कर देंगे यहाँ से, इसको एंड कर देते हैं। और जो उस कॉलम का नेम देना होता है, मान लो हम यहाँ पे कंडीशनल वैल्यू, ठीक है। ये बेसिक सिंटेक्स होता है इसका। इसको अब इसी को फॉलो करेंगे और अपना क्वेरी बनाएंगे, ठीक है। देखते हैं। ठीक है, हमने इस पर क्लिक कर दिया, इसको बटन कर देते हैं। हम्म, चलो अब एक बकेट बनाते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। अब बकेट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, आप लोग देखोगे यहाँ पे बकेट बनाना मतलब डेज पास ड्यू पे बनता है, कितना दिन वो इनवॉइस जो है ड्यू हो चुका है, ठीक है। तो जैसे कि ये डेज पास ड्यू है हमारे पास। अब इसके हिसाब से हम बकेट बनाएंगे, ठीक है। ओके, 0 25 25, ओके। सिंपल बकेट बनेगा कैसे। अब बकेट के साथ साथ हमें कुछ इंफॉर्मेशन इस टेबल्स के भी चाहिए, ठीक है। लेट्स से कि हमें सब चाहिए, सेलेक्ट स्ट्रिक करेंगे, फ्रॉम करेंगे, और अपना ही कॉलम ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, नया कॉलम जो हमें बनाना है वो कॉमा करके नया कॉलम अगर हम डिराइव करते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। पर हमें पूरा इतना बड़ा कॉलम चाहिए नहीं, इतने सारे कॉलम्स चाहिए नहीं, ठीक है। हम कुछ कम कॉलम्स पे काम करते हैं। तो लेट्स से कि हम लेते हैं कस्टमर आईडी, नीचे कस्टमर नेम, ठीक। और देखते हैं, चलो एक आध कॉलम और ले लेते हैं, अमाउंट, ठीक है। और मिनिमम ड्यू पेमेंट और स्टेटस लिख लेते हैं।
अब यहाँ से नीचे हम बकेट वाला एक कंडीशन बनाते हैं। ठीक है, तो केस लिख दिया और एंड लिख दिया पहले, सबसे पहले ऐसे। ठीक है, और एंड एस, इस कॉलम का नाम देंगे बकेट। बकेट या एज बकेट, एजिंग बकेट लिखते हैं ना आप लोग, एजिंग बकेट। केस से मतलब अब इफ एल्स का कंडीशन हमारा शुरू हो गया। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे क्या करेंगे, एक टैब दे देंगे। टैब मैं दे देता हूँ कि थोड़ा सा अलग सा दिखे, पेन। अब हमारा कॉलम क्या है जिसपे हमें कंडीशंस लगाने हैं, तो कंडीशंस वाला जो कॉलम है वो है डेज पास्ट ड्यू। व्हेन डेज पास्ट ड्यू इज ग्रेटर देन, ठीक है, अ, मान लो कि 0, देन ये क्या होगा कि इसको हम रखेंगे 1 to 30 days। ठीक है, चलिए इस बात को कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मैं बिटवीन कर देता हूँ। मैं ये करता हूँ, व्हेन डेज पास्ट ड्यू। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और चेंज करते चले जाता है। हम्म, अब ये आ गया 30 days। देन हम इसको करेंगे 31 to मान लो 60 days रख देते हैं। ठीक है, तो के बाद आता है, फिर से इस कर देते हैं, इसको कर देते हैं 60 days। देन 61 to 90। ठीक है, और 90 से अबव जितने हैं उसको हम कर देंगे, एक और ऊपर कंडीशन लगाकर करंट भी तो रखना होगा। व्हेन इक्वल टू 0 या लेस देन और इक्वल टू कर सकते हो, लेस देन और इक्वल टू 0, तो इसको हम क्या करेंगे, करंट। ठीक है, यहाँ पे एल्स, एल्स इसको क्या कर देंगे, बैड डेट मान लो। ठीक है, ठीक है, इसको, और ये से एंड हो गया। ठीक है, अब देखो सिंपल सिंपल यही सिंटेक्स है। केस किया, हमने पहला कंडीशन दिया ये वाला। ठीक है, उसके बाद वैल्यू, रिटर्न वैल्यू हमारा ये है। दूसरा कंडीशन दिया, तीसरा कंडीशन दिया, और ऐसे। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं कि स्ट्रिंग हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, हमें बस लिमिटेड कॉलम्स ही चाहिए। ठीक है, स्टेटस इनवैलिड। ओके, स्टेटस इनवैलिड है, देख लेते हैं क्यों इनवैलिड है। स्टेटस, ओके, पेमेंट स्टेटस है। एक्चुअली जब आपने कंडीशंस दी ना तो कोमा ने लगाया लास्ट में। व्हेन कंडीशन इज दिस कोमा, क्योंकि तीन तीन चार कंडीशन साथ में दे दी ना। एक मिनट होल्ड कीजिए, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे एरर आ रहा है, इनवैलिड कॉलम्स। पेमेंट स्टेटस, ठीक है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देखो, ये एज बकेट बना। आप देख रहे हो ना, अगर मैं इस पे ऐड कर देता हूँ डेज पास्ट ड्यू, ताकि हम लोग उसको वेरीफाई कर सकते हैं, तो डेज पास्ट ड्यू का एक कॉलम भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ इस चीज को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अब ये करंट है। अब ये 1 to 35 डेज में, हाँ ठीक है। नहीं, 1 to 30 डेज में क्यों जा रहा है? ग्रेटर देन 0, ओके, आइडियली it should be 1 to 30, 60, greater than 30। ये कंडीशन पहले ये सेटिस्फाई करना करनी होगा चाहिए। क्या? एंड लेस देन 30 डेज, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 30, ऐसे करके। नहीं, ये क्या होता है कि आइडियली इसको पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। जैसे उसको ये मिला, ठीक है, पहले ये चेक करेगा, लेकिन या तो फिर बिटवीन लगाऊंगा। मैं इतना कंफ्यूज कर रहा हूँ। हाँ, ओवरड्यू इज फाइन, 230 सर पहले लेके चलेगा। ओके, ग्रेटर देन और नहीं, लेस देन और इक्वल टू करेंगे, या तो फिर दो कंडीशन होंगी कि इफ दिस लेस देन दिस एंड, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर बिटवीन लगा दो 0 एंड P1। ठीक है, तो अब ये चीज जो है आ जाएगा, लेकिन ये आ गया ना। मैंने स्टार्टिंग में सोचा था बिटवीन करो, पर कंडीशन वाइज आइडली इसको पहले, चलो मैं इसको चेक कर लूंगा, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सिंपल सा है कि आप जो कह रहे थे ना, एंगल लेस देन और इक्वल टू, तो बात वही हो जाती है कि हमें लेस देन इक्वल टू 0, तो हमारा स्क्रिप्ट थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना? और या फिर डिपेंड करता है कि अगर आप उस तरीके से यूज करना चाहते हो, तो वो भी एक तरीका है। ठीक है, तो ये हमारा एज बकेट हो गया। अगर हम इसको थोड़ा सा वैलिडेट कर लें, शायद अब सही है। ठीक है, 45, 31 to 60, 31 to 30, 75 है, तो 61 to 90। ठीक है, और बैटेड हमने कर दिया इसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस व्हेन इन सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ पे किसी को डाउट है तो बताओ। सिंपल सा है ये, आप देखो यहाँ पे ये क्या होता है कि एक 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 कॉलम की तरीके से आता है ना, एक नया कॉलम क्रिएट करता है, इसको हम डिराइव्ड कॉलम भी बोल सकते हैं। तो इस ये हमेशा आप देखोगे, पहले फर्स्ट कॉलम नेम, सेकंड कॉलम नेम, थर्ड कॉलम नेम, फोर्थ, फिफ्थ, और उसके बाद कॉमा लगा के हमने केसमेंट शुरू करके केसमेंट स्टार्ट किया, और यहाँ पे उस कॉलम का हमने नेम दे दिया। ठीक है, सिंपल सिंटेक्स केस, फिर अपना व्हेन कंडीशंस, व्हेन में सारे कंडीशंस चलते हैं, और लास्ट में एल्स, जब सब कुछ क्लियर हो गया कि हाँ अब यहाँ पे जो बचेगा उसको हम एक नया टर्म देंगे, बैटेड, और उस तरीके से हम लोग नया केस में कॉलम क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन द लॉजिक्स। ठीक है, अगर आप आते हैं एक, तो हो गया ओके। हम्म अब एक सिंपल सा क्वेरी मैं उसमें और ऐड करता हूँ इसके अंदर। अब देखो हमारे पास ये आ गया। अब इसके ऊपर अगर मान लो कि आपका बिजनेस कहता है कि हाँ अब इस पे कलेक्शन अटेम्प्ट करना है हमें, ठीक है, कौन से वाले पे करना है, कौन से वाले पे नहीं करना है, तो अगर हम देख तो यहाँ पे एक और कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे एंड होगा।
ऐसा नहीं कि एक एक सिंटेक्स में एक ही केस में लगेगा। अब आप देखोगे यहाँ पे कॉमा लगा के हम नया केस में का कंडीशंस लगा सकते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि कलेक्शन एक्शन बन रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कहता है कि चलो ग्रेटर देन 90 डेज हो तो हम उसको राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, चलो हम इसको क्या करते हैं कि इसको 120 कर दूं, चलो ठीक है। तो कंडीशंस को समझो। तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन है कि अगर पास्ट ड्यू इज ग्रेटर देन 90, वो राइट ऑफ के लिए जाएगा। और डेज पास्ट ड्यू अगर 61 से 90 डेज है, कलेक्शन रिक्वायर्ड है, सेंड रिमाइंडर्स 31 से 60 या 1 to 30 है, तो देन मॉनिटर। ठीक है। तो प्रियंका आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा कार्ड्स वार्ड्स का, अगर आपने ट्रांजेक्शन शो देखा होगा कि हाँ कैसे, हाँ, है ना। 90 डेज से ऊपर एनपीए होगा, अभी राइट ऑफ में नहीं जाएगा। ओके हाँ, तो मतलब यहाँ पे एआर में थोड़ा सा अलग होता है शायद। दीप्ति अगर यहाँ पे आप बता सकती हैं कि उन लोगों का राइट ऑफ का कंडीशंस क्या होते हैं। और कार्ड में राइट ऑफ आपने बताया 90 डिग्री, सॉरी 90 डेज पे एनपीए चला जाता है, राइट। तो आप लोग क्या, वो यस। लोग वो जो थर्ड पार्टी को सेल कर दी जाती है वही है ना, जो 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 लेट स्टेज कलेक्शंस होती हैं, जो जो कोई दूसरी एजेंसी कॉल करके उसको फिर रिकवर करती है, आई गेस ये वही होता है। ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा जो है कोई रिपोर्ट बनता है कि हाँ किस पे हमें, यही शायद यही रिपोर्ट्स आपके डीएसएस को जाती हैं, जहां से लोग कलेक्शंस के लिए कॉल सोल्स करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें देखो आप, यहाँ पे मैंने सिंपल सा वेयर क्लॉज में कंडीशंस लगा दिया कि पेमेंट स्टेटस पेड नहीं होना चाहिए। पता चला हमने पेड वालों को ही कॉल करके सुनाना शुरू कर दिया। ठीक है। अब इसको आप रन करोगे तो ये सारी चीजें बन जाती हैं। अब क्या होता है ना कि ये आपको मान लो कि रोज रिपोर्ट्स भेजने हैं, पर ये आप रोज ऐसे लिखोगे नहीं। ठीक है। तो उसके लिए भी एक ऑब्जेक्ट बनता है, वो हम आगे जब व्यू और प्रोसीजर्स समझेंगे तो मैं बता दूंगा। तो ये कंडीशंस होते हैं कि हम मल्टीपल कंडीशंस एक स्क्रिप्ट में हम इंजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। किसी को यहाँ पे डाउट है तो बताओ, वरना मैं बस आगे चलता वेयर हूँ। वाली एक बार रन कर, सिंगल सिर्फ वेयर वाली समझा दो एक बार। आपने इसमें एक्सप्लेनेशन मार्क लगाया हुआ है ना? ये नॉट इक्वल टू का साइन है। ओके। अब आप सिंपल सा क्या करोगे, उसी को ये सारी चीजें भेजोगे, रिमाइंडर्स भेजोगे या मॉनिटर करोगे जिनका पेमेंट नहीं हुआ है, राइट। अगर जो पेड है तो हम उसको तो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। राइट, आप इसके यहाँ ना एक कमेंट डाल दो कि ये नॉट इक्वल टू का साइन है। ओके, चलो मैं आपको जो वो दूंगा ना। हम्म, चलो कर दिया। ठीक है। एंड एज कलेक्शन एक्शन, ये शीट का नाम है जो हम डेटा बना रहे हैं, राइट? नहीं समझा क्या चीज। एंड एज कलेक्शन एक्शन, हाँ, तो ये ये कॉलम शीट का का नाम है नाम। ना यहाँ पे। हाँ, ये शीट का नाम हो गया, मतलब वो हो गया ना हमारा, लाइक ये कंडीशन नहीं है ना? नहीं, कंडीशन के बाद आप एक कॉलम बनाओगे ना, जैसे कि आपके पास ये सारा डेटा है, हाँ यहाँ जी, हाँ से जी। लेके यहाँ तक सारा, यहाँ से लेके ये सारा डेटा है। ठीक है, ये कॉलम है, ये कॉलम, ये कॉलम। अब इनके सामने आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारा बैड डेट है, कौन सा किस बकेट में है, ये सारा कुछ है ना। तो ये लिस्ट कैसे बनाओगे, आप आइडेंटिफाई करोगे ना पहले। ठीक है। हाँ तो जी। ये आइडेंटिफाई करने के लिए आप एक कॉलम बना रहे हो, तो मैंने वही कहा कि आप यहाँ पे जो केस वेन से कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हो, तो वो क्या करता है, जाके एक कॉलम क्रिएट करता है, एक नया वैल्यू क्रिएट करता है। ठीक है। तो हर रोज का इसने अपने कंडीशन के बेस पे इसने वैल्यू क्रिएट कर दिया। सो ठीक है, यहाँ पे देखोगे कि डेज पास ड्यू 150 है, उसका पेमेंट स्टेटस ओवर ड्यू है, पेड नहीं है, तो उसने यहाँ पे बना दिया कि राइट ऑफ कैंडिडेट्स है। अब आप सिंपल इसको क्या करोगे कि मान लो कि आपके पास सिंपल एक्सेल होगा, यहाँ पे आप कॉपी विथ हेडर कर दोगे। ठीक है। नॉर्मली रिपोर्ट्स में जाता है, रिपोर्ट्स हम बनाते हैं तो जैसे मान लो हमने ये कर दिया। ठीक है, ये हमने ऐसे यूज कर लिया, साइज प्लीज कर दो। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल फिल्टर लगाओगे। अब आप बोलोगे कि हाँ मुझे जो है राइट ऑफ वाले कैंडिडेट्स चाहिए या
कौन जिस जिन किन पे मॉनिटरिंग है, क्या चल रहा है, तो आप उसको फिल्टर आउट करके अपना काम करोगे, है ना। अजीत, जैसे हमें ये वाला डेटा एक पिवट टेबल में हम एक्सेल में भेजते हैं, राइट? एक हम्म, मेन पहले मेन कॉलम मतलब कलेक्शन एक्शन सामने रखते हैं, उसके बाद हम रखते हैं अमाउंट। अगर हमने ये हम्म। दो चाहिए होंगे तो हम वहाँ पे ग्रुप ग्रुप बाय लगाएंगे ना? नहीं नहीं, ग्रुपिंग क्यों लगाओगे? आपको सारे कॉलम्स अगर रो वाइज चाहिए तो आप रो वाइज लोगे ना, ग्रुप वाइज क्यों लगाओगे? ऐसी चाहिए ना आपको। ठीक है, चलो अब। जी, एक चीज बताना, जैसे आपने वेयर में जो पेमेंट स्टेटस लिया है पेड, ठीक है, ये हम्म। पेड जो ले रहा है वो पार्शली पेड एंड पेड दोनों ले रहा है या फिर सिर्फ ओनली पेड लेगा? देखो, हम पेड हम कब डिफाइन करते हैं? अगर अगर उसके सारे उसका बैलेंस जीरो, राइट, है ना। आपके डेटा हम्म। में कंडीशन हो सकता है कि पार्सली पेड है या पेड है, तो आप उसके हिसाब से आपके पास एक कंडीशन होगा, ठीक है, तो आप उसको उस कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब हमारे जनरली क्या पास। होता है कि एआर पेमेंट में क्या की होता जगह एसेट क्लास लिख सकते हैं। एसेट क्लास अगर स्टैंडर्ड है तो वो नहीं हम्म। लेगा उसको। वो हटा के पार्सली पेड हो या फुल्ली पेड हो, मतलब अगर पेड है, स्टैंडर्ड है एसेट, तो कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो ये हम्म। उसकी जगह एसेट क्लास का जो भी है वो कैटेगरी वो लगा सकते हैं। अगर एसेट क्लास स्टैंडर्ड है तो कॉल करने की हम्म। जरूरत नहीं है, तो वो हटा देगा वो पेड वाले जो भी हैं। हाँ, तो ये एक्चुअली यही चीज है, ये इंटरनल आप लोग का बैंकिंग का है। मैं तो खैर बैंक में काम किया नहीं है, तो मैंने बस ये समझाने के लिए किया है। तो वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपके जो भी कंडीशंस हैं, है ना, तो वो उस कंडीशंस को सेटिस्फाई करके आप इस तरीके से रिपोर्ट, तो आप अब आपके जैसे ईआरपी या सीआर में अगर ये चीज दिख रहा है कि एसेट क्लास है, तो अब एसेट क्लास का डेफिनेशन आपको पता है, तो जब आप डेटा रिट्रीव करोगे अपने सिस्टम से, तो आप इस तरीके से कंडीशंस लगाओगे कि हमारा जो डेटा है उसमें हमको एसेट क्लास वालों को उठा के लेके आना है, या फिर एकदम से जो पे ही नहीं किया है, और जो भी अपनी कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आप इस तरीके से फिल्टर करोगे। और जो एसेट क्लास आप बना रहे हो वो भी आपके कंडीशन के बेस पे कि हाँ चलो ठीक है, पार्शियल पेमेंट है, तो एक 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 कॉलम होगा आपका टोटल अमाउंट का, एक कॉलम होगा बैलेंस का, ठीक है। तो टोटल अमाउंट और बैलेंस को अगर आप सब्सट्रैक्ट कर देते हो तो पता चलता है कि रिमेनिंग बैलेंस है। रिमेनिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग फिर आप अपना कैटेगराइज कर सकते हो कि हाँ अब हमें इस पे कॉल करना है या नहीं करना है। जैसे आपने ऐसे क्लास का एग्जांपल दिया, तो जो भी उसके कंडीशन है, जो भी उसका डेफिनेशन है, उस तरीके से आप अपना यहाँ पे रूल्स क्रिएट करोगे, राइट। और उस रूल के अकॉर्डिंग आप अपनी या तो रिपोर्ट्स बनाओगे, या फिर अगर यही जैसे क्या होता है ना कई बार कि इस तरीके से डेटा बिहाइंड द सीन बनते हैं कंडीशन बेस्ड, जो कि आपके सीआरएम में रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जो जो बताया था ना कि एक एप्लीकेशन का बैकएंड डेटा होता है, उसका आपको सीआरएम में दिखता है। तो इस तरीके से भी सीआरएम में क्लासिफिकेशंस बनती है, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। और जो भी आपके डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, मतलब डोमेन स्पेसिफिक कि हाँ आप कब राइट ऑफ करते हो, ये आप लोग मेरे से बेहतर समझते हो, ठीक है। मेरा बस ये बताना है कि हाँ केसमेंट कैसे यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने हिसाब से बकेटिंग कर सकते हो। अब कई बार क्या होता है कि ये 0 से 31 को ये बकेट बनता है, लेकिन कई बार उसको करंट में ही कंसिडर किया जाता है कुछ कुछ सिचुएशंस में, ठीक है। वो मैंने देखा है। तो इस तरीके से आप अपना डोमेन स्पेसिफिक अपने कंडीशंस क्रिएट कर सकते हो। तो आप लोग एक सिंपल प्रैक्टिस किया करो कि जैसे कि ये जो मैंने बता दिया, एक मैंने डेटा टेबल भी बना के दे दिया, टेबल बना दिया, स्क्रिप्ट दे दिया, उसको रन किया, इसको प्रैक्टिस कर दिया। लेकिन आप लोग अपने डोमेन को मेरे से बेहतर समझते हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से चैट जीपीटी या फिर अगर पेड आप लोग यूज करते हो, तो या फिर में यूज करता हो, वो काफी अच्छा होता है। तो उसमें डीप सीक है, मैं ज्यादातर डीप सीक से तैयार कराता हूँ अपने कंटेंट। तो क्या होता है कि आप अपने हिसाब से डेटा क्रिएट कर सकते हो कि हाँ हमारे पास ये सारे डेटा होते हैं। जैसे जैसे कि आपका बैंकिंग का है कि हाँ आपको पता है कि किस किस टाइप के डेटा होता है, या किस आप सीआरएम के क्या क्या देखते हो, या किस किस टाइप के एनालिसिस आप लोग करते हो, है ना। अजीत, ये तो उसके वॉइस इज अकॉर्डिंग। नॉट क्लियर यार। या थोड़ा सा इको कर रहा है। हम्म। अभी भी 1 मिनट होल्ड करो, फिर आप, मैं होल्ड करना।
अभी ठीक है? अभी ठीक है? हाँ बेटर। यस यस यस। ओके, वो अच्छा ये एक वो एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे आपने हम्म वेयर जैसे जो फिल्टर लगाया आपने वेयर वाला, इसके अंदर हम्म आपने एक्सक्लेमेशन एंड इजिकल टू मतलब दोनों साइन लिए हैं, तो इसका क्या हम्म, मतलब है? ठीक है। अगर आपको नॉट इक्वल टू करना है तो ऐसे करते हैं, और दूसरा एक और साइन होता है, उसको आप ऐसे भी कर देते हैं। ओके। ठीक है, देखिए नॉट इक्वल टू और होता ओके, अब इसके अंदर अगर मुझे जैसे वेयर में आपने जो फिल्टर लगाया है आपने पेड, फॉर एग्जांपल हमारे है। पास डेटा है और उस डेटा के अंदर दो हैं, बिकॉज एआर के अंदर क्या होता है कि अगर कोई कस्टमर अगर पार्शली पे कर रहा है तो मे बी हो सकता है हम्म, रिमेनिंग अमाउंट डिस्प्यूटेड हो, ठीक है। तो हम उसको थर्ड पार्टी या लीगल पे नहीं भेज सकते, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू हम्म, आइडेंटिफाई कि ये वो एग्जैक्टली है क्या। तो उसके लिए वो हम्म, कलेक्शंस पे जाएगा, ठीक है। हम्म, तो अगर इसमें दो क्लॉजेज हैं जिसमें पार्शली पेड एंड पेड है, तो उसको हम्म, अगर मुझे पार्श जैसे आपने पेड लिया है और दूसरा क्लॉज हम्म, है पार्शली पेड है, तो जस्ट हम्म। पार्शली पेड को और पेड को दोनों को लेना है, तो जस्ट कॉमा लगा के फिर पार्शली पेड लिख सकते हैं, कैसे करेंगे वो? एक बार वेयर क्लॉज वाला देखना आप वीडियो, यहाँ पे सिंपल पेमेंट स्टेटस, ठीक है, इक्वल टू पार्शियली पेड, अगर मान लो ये कंडीशन है, ठीक है, तो ये भी नॉट इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे लगा दो, तो सिंपल एंड लगा दो आप, एंड लगा के ऐसे कंडीशंस, नए नए जितने सारे कंडीशंस हैं। ओके, मतलब एंड लगा के उसको ऐड ऑन करते जाएंगे जितने भी हमें चाहिए। हाँ, एंड लगा सकते हो, है ना। अगर इक्वल्स के साइन इक्वल्स में है तो इन लगा के मल्टीपल कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, मैंने बताया उसमें, है ना। हम्म। हाँ, ठीक है, चलिए आगे। ठीक है। ओके, अब सिंपल एक एक्सरसाइज ये है। अब जैसे बकेट यूटिलाइजेशन अगर आपको बनाना है, ठीक है, देखना आप लोग यहाँ पे, मैंने इसको पहले लिख के रखा है, पता चला मैं लिखते रह गया पूरे सेशन में। तो ये देखो, अब आपको बकेट यूटिलाइजेशन क्या होता है कि आपका यूटिलाइजेशन बकेट, सॉरी ना कि बकेट यूटिलाइजेशन, तो यूटिलाइजेशन बकेट का मतलब कि आप अपने क्रेडिट लिमिट का कितना एग्जॉस्ट कर चुके हो अमाउंट। ठीक है, ये भी एक मतलब कि एनालिसिस का पॉइंट होता है। ये सारे पॉइंट्स मिला के ना फ्रॉड एनालिटिक्स का एल्गोरिथम बनता है कि कोई इंसान अगर फ्रॉड करना चाहता है, कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो इसके बेसिस पे उसके रिस्क रेटिंग्स बनती हैं। ठीक है, तो अब आप देखोगे यहाँ पे मैंने क्या किया, सेम टेबल है। अब आप स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो इसको एस्ट्रिक कर दो, तो हमारा डेटा बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अगर आप ऐसे देखोगे तो क्या ही है, हमारे पास बहुत छोटे छोटे डेटा हैं और बहुत ही सिंपल सा वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स मतलब कि कॉलम्स। ठीक है, तो टेबल, अगर मैं जब टेक्निकल सिंपल टेबल्स की बात करूं तो उसमें मैं कॉलम्स बोल सकता हूँ, पर जब हम एनालिटिक्स में जाते हैं ना, कोई एनालिसिस करना होता है, तो ये कॉलम हमारे लिए वेरिएबल्स होते हैं। सिंपल इक्वेशंस में कोई इक्वेशन लिखते हो तो उसके वेरिएबल्स होते हैं, राइट। तो एनालिटिक्स के लैंग्वेज में हम इसको वेरिएबल बोलते हैं। इंटेलिजेंस के जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नंबर निकालते हैं कि हाँ चलो बस निकाल के रख देना है, और टेबल टू टेबल बात करनी है, तो हम उसको कॉलम और रो वाइज करते हैं, क्योंकि कॉलम टेबल का पार्ट होता है, वेरिएबल्स किसी एनालिसिस का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स सेम है, अगर मैं वेरिएबल बोलूँ तो आप कॉलम समझना, वैसे ज्यादातर वेरिएबल निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हमको क्या निकालना है कि यूटिलाइजेशन बकेट। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्रेडिट यूटिलाइजेशन बकेट निकालते हैं, तो आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया। अभी इस एग्जांपल में क्या करा था, ऊपर वाले एग्जांपल में हमने एक हार्ड कोडेड वैल्यू दिया था, सिंपल ग्रेटर देन लेस देन हम चेक कर रहे थे या बिटवीन चेक कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम सिंपल सा एक अरिथमेटिक यूज करेंगे यहाँ तक,
अब देख लो यहाँ पे हमने राउंड किया है। राउंड फंक्शन सिंपल कुछ नहीं करता है। अब यहाँ पे देखोगे कि यूटिलाइजेशन जो परसेंटेज है वो कैसे निकालते हैं कि टोटल करंट बैलेंस जो होता है आपके क्रेडिट लिमिट से डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका क्या करेगा कि परसेंटेज निकाल के दे देगा कि कितना परसेंट आपका। इसको अभी में रन करेंगे तो देखेंगे। तो राउंड में क्या करता है कि पहले ये निकालेगा, डिवाइड करेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेगा। तो हमें टू, लेट्स से कि 20% है, 20.00, उसके बाद जाके 2 3 4, कई सारे डेसिमल्स के बाद बहुत सारे डिजिट्स आ जाते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कि चलो हमें 2 डेसिमल्स पॉइंट तक ही हमारा आउटपुट चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने राउंड यूज किया है। ठीक है। और कुछ नहीं, ऐसे ही रमेश, इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे फॉर्मूला यूज होते रहेंगे और आपको इसमें समझ में आता रहेगा। ठीक है। तो ये राउंड हो गया। अब ओके यहाँ सर। पे देखोगे के, हाँ, केस वन है। अब केस वन में हमको क्या करना है कि क्रिटिकल 90% है, लाइक प्रियंका ने बताया कि चलो अब हम उनके डिमांड, उनके खास करके क्रेडिट कार्ड के तो थोड़ा ज्यादा रिलेट करेंगे। और आप लोग भी कर ही लोगे यार, यार में तो क्रेडिट क्रेडिट लिमिट्स तो होता ही है। ठीक है। आप लोग कलेक्शंस में फ्रंट पे नहीं देखते होगे, पर हम लोग के पास ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स हम लोग बना के देते थे, ऐसा डेटा तैयार करके देते थे हम लोग। तो यहाँ पे क्या है कि कैसे निकालेंगे अगर आपको उसका कितना परसेंट यूटिलाइज हो चुका है। तो यहाँ पे तो यूटिलाइजेशन परसेंटेज निकल गया। ठीक है। अब उस यूटिलाइजेशन परसेंटेज के बेसिस पे हमें उसको क्रिटिकल हाई मीडियम लो की कैटेगरी में हमें सेगमेंट क्रिएट करना है हमें। ठीक है, या कैटेगराइज करना है। तो अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे करंट बैलेंस डिवाइडेड बाय क्रेडिट लिमिट, दो कॉलम्स को हमने हमने एक सिंपल अरिथमेटिक परफॉर्म किया। यहाँ पे परसेंटेज निकाला और उस वो परसेंटेज अगर ग्रेटर देन 90 है तो हम उसको क्रिटिकल कंसीडर करेंगे। ठीक है। सेम चीज 75 पे है। तो ये चीजें, तो आप जब डेटा बनाओगे, लेट्स से प्रियंका कि ये हमें जो है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो आप अपने एक्सपीरियंस में इस चीज को ऐड करोगे। ठीक है। कि क्रेडिट एग्जॉस्ट रिपोर्ट्स कैसे कैसे बनाते थे। बस आप में थोड़ा सा चेंजेस ये होगा कि आप एसक्यूएल सर्वर पे तो काम करोगे, एसक्यूएल की क्वेरी लिखोगे, पर एसक्यूएल सर्वर आपका मेन सोर्स नहीं होगा, आपका सोर्स बिग क्वेरी होगा। मैं वो बता दूंगा आपको बिग क्वेरी कैसे समझना है। काफी इजी सा है, शायद आपने गूगल पे कुछ सर्च तो किया हुआ है, आई गेस। गूगल एआई काइंड काम ऑफ, क्वेरी पे थोड़ा एक्सरसाइज किया था पहले, है ना। मतलब इस हाँ, तो बिग क्वेरी पे आपने देखा होगा क्वेरी एसक्यूएल सर्वर की होती है। ठीक है। तो क्योंकि बैंकिंग का सारा डेटा ना ज्यादातर आज के डेट में, पहले क्या होता था कि क्लाउड पे ना होके टेरा डेटा पे होता था। तो टेरा डेटा पे हम लोग एक्सेस करते थे और उसके लिए एप्लीकेशन यूज करते थे सैस। तो सैस में भी दो तरीके के होते थे, एक डेटा स्टेप होता है और एक प्रॉक लगाते हैं। तो प्रॉक एसक्यूएल करके सैस में आप एसक्यूएल की क्वेरी रन करते हैं। ठीक है। तो आपका हमेशा डेटा, अगर बैंकिंग का डेटा दिखाओगे तो आपका हमेशा डेटा सोर्स जो होगा बिग क्वेरी या फिर टेरा डेटा होगा। ठीक है। उस पर हम लोग ओके। डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। हाँ, तो आप बिग क्वेरी अगर आप देखिए तो बिग क्वेरी का थोड़ा आर्किटेक्चर समझ लेना। मैं क्लाउड में बताऊंगा, जब मैं क्लाउड एक्सप्लेन करूंगा तो बताऊंगा। ठीक है। तो ये हो गया सेकंड कंडीशंस की, इसके हिसाब से आपने कंडीशंस बना दी है। ठीक है। और ये आ गया आपका यूटिलाइजेशन बकेट। उसके बाद यहाँ पे एक और आया है कि कंसिडर क्रेडिट लिमिट इंक्रीज। एक और नया कॉलम बनाया है। आप देख रहे हो ना, एक केस यहाँ शुरू हुआ, दूसरा यहाँ पे, सॉरी, पहला फर्स्ट यहाँ खत्म हुआ, कॉमा किया, फिर दूसरा हमने शुरू किया और यहाँ पे खत्म किया। तो दो कॉलम हमने डिराइव किए। ठीक है। और यहाँ पे ओके, यहाँ इसको फिलहाल के लिए आप लोग सब क्वेरी यूज कर दिया। ओके, मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं इसके लिए। इसको उड़ा दो आप, अभी कोई कैलकुलेशंस तो नहीं होगा ना। फ्रॉम क्रेडिट कार्ड, ओके, यहाँ से यहाँ तक को आप उड़ा दो। हम्म, अब इसको हम जब रन करेंगे, अब यहाँ पे देखो, हमारे पास सेम डेटा था ना जो देखा था, जो हमें लगता था कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। अब उन सब चीजों से हम क्या क्या चीजें डिराइव करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब हमारे पास आ गया कस्टमर आईडी। मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी पहले लिया हुआ है।
फिर आ गया कस्टमर नेम, हमने यहाँ पे नेम लिया हुआ है। जिस सीक्वेंस में चाहिए आप ऊपर नीचे लिख सकते हो। ये उसका क्रेडिट लिमिट है यहाँ पे, ये क्रेडिट करंट बैलेंस है, ठीक है। और ये हमने परसेंटेज यूज कर लिए, तो इसने क्या किया कि देखो 2 तक लिया, बाकी को 0 0 कर दिया। विजुअल के लिए एक और कुछ फॉर्मूला शायद फॉर्मेट वॉर्मेट यूज करना पड़ेगा, तो फिलहाल इसको आप लोग इग्नोर करो। और ये आ गया यूटिलाइजेशन बकेट। इस कंडीशन के बेस पे इसने यूटिलाइजेशन बकेट निकाल दिया, क्रिटिकल 90 ग्रेटर देन 90%, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे तो ये उसके कैटेगरी है जो हमने डिराइव किया यहाँ पे। उसके बाद आता है क्रेडिट रिकमेंडेशंस, कि हाँ अब अपने रिकमेंडेशन। तो ये जो रूल्स होते हैं ना, कई बार ऐसा नहीं है कि आप एज ए डेवलपर गए और खुद ही अपने हिसाब से सोचा रूल्स बना दिए, नहीं। इन सब चीजों के लिए बहुत ही हैवी डिस्कशंस होते हैं आपके मैनेजमेंट के लोगों से, ठीक है। वो लोग बताते हैं कि हाँ हमें कब क्रिटिकल करना है, कब क्रिटिकल नहीं करना है। और भी कई सारे कंडीशंस ही हैं, तो मैंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड छोटा सा कंडीशंस ले लिया कि चलो ठीक है, इतना क्रेडिट स्कोर है तो, सॉरी क्रेडिट एग्जॉस्ट है, तो हो सकता है कि वो कस्टमर हर महीने ही इतना ट्रांजेक्शन कर रहा हो, तो पता चला हम उसको हर बार तो क्रिटिकल तो करेंगे नहीं, है ना। पता चला उसका ट्रांजेक्शन ही इतना है, तो उसके लिए और भी अलग अलग कंडीशंस हैं, हम उसको इसमें एंड लगा के, जैसे ये है उसके बाद हम आएंगे एंड वाले पे भी आएंगे, ठीक है। तो उस तरीके से अलग अलग कंडीशंस हम यहाँ पे अप्लाई करते चले जाते हैं और लास्ट में उसको देन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है केस वेन को यूज करते हैं। ये भी एक और एग्जांपल है, ठीक है। आप लोग अपने एआर में भी ये चीज यूज करते होगे। आप लोग नहीं करते होगे, मतलब रिपोर्ट्स जब जाती हैं तो इस तरीके की रिपोर्ट्स भी बनती हैं वंस इन अ मंथ, ठीक है। वो टीम बनाती है, हम लोग, मैं तो बस डेटा से स्क्रिप्ट तैयार करके दे देता था, बाकी वो ऐप से इंटीग्रेटेड रहता है, तो वो तो पावर बीआई में चला गया। अगर आपको पावर बीआई में कोई इस तरीके से रिपोर्ट्स दिखानी है या फिर किसी एप्लीकेशन में दिखाना है, तो ये चीज यूज होता है। कैसे किसी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करते हैं स्क्रिप्ट को, आएंगे हम उस पार्ट पे भी, जब ये सारा कंबाइन करना सीख लेंगे, सारे स्क्रिप्टिंग सीख जाएंगे, सारे फॉर्मूला, तो ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन हो तो एक बताओ। डाउट है, आपने जो राउंड में वो लगाया फॉर्मूला करंट बैलेंस डिवाइडेड बाय क्रेडिट लिमिट इनटू 100, टू क्या है ये? वही तो बता रहा था मैं, ये टू जो है डेसिमल के 2 पॉइंट ऑफ डेसिमल, दिखाना, अगर ओके ओके। कोई डिजिट आएगा ना, 50 हाँ 50 जी। 33 है ना, वो है, ठीक है। हम इसे परसेंटेज फॉर्म में नहीं दिखा सकते? नहीं, परसेंटेज ये दिखाया ना यहाँ पे, देखो अब दिखाओ उसको, उसको परसेंटेज फॉर्म में दिखाओगे तो वो फिर नंबर नहीं रहेगा ना, फिर वो तो वो हो जाएगा, परसेंटेज हो कैरेक्टर हो जाएगा जाएगा, उसका वो। कैरेक्टर हो जाएगा, कैरेक्टर, राइट। ओके। उस पर फिर आप ऑपरेशंस करने में दिक्कत होगी, ठीक है, एग्रीगेशन करने में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे एक और, अब एक और आता है ट्रांजैक्शन रिस्क क्लासिफिकेशन। देखो अभी तक जो मैं केस में यूज कर रहा हूँ, वो सारा आप देख रहे होगे कि सेलेक्ट स्टेटमेंट में है, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे फ्रॉम में नहीं है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर बाय में नहीं है, वेयर क्लॉज में नहीं है, सिर्फ केस जो है सेलेक्ट में है। हम आगे भी आगे आज ही एक्सरसाइज करेंगे उसका। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक कॉलम था हमारे पास एक डेटा में, रिस्क रेटिंग जो है, अ, यहाँ से आप आओगे, ये रहा रिस्क रेटिंग, ठीक है। ये रिस्क रेटिंग जो एनालिटिक्स टीम होती है वो बनाती है अलग अलग पैरामीटर्स पे चेक करके, ठीक है। और अभी फिलहाल इसकी कैलकुलेशंस, अभी हम लोग टेबल समझ रहे हैं, तो इसकी कैलकुलेशन समझेंगे जब एनालिटिक्स समझेंगे थोड़ा बहुत। बहुत ज्यादा एनालिटिक्स में भी नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि अभी आप लोग के लिए हैवी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल चीज, अब यहाँ पे हमने क्या किया था, इस तरीके से ऑपरेशंस किए, ऊपर से बिटवीन भी यूज किया, और अब यहाँ पे तीसरा सेम काइंड ऑफ, ओके यहाँ पे हमने, हाँ ठीक है। यहाँ पे भी आप देखो कि यहाँ से एक नया कैटेगरी बन रहा है, रिस्क कैटेगरी, यहाँ पे बन रहा है रिस्क एक्शन। तो इस तरीके से आप लोग एक्शन प्लान्स बनाते हैं। जो लिस्ट होती है ना कि हाँ, जो जो एप्लीकेशंस बनते हैं उस पे आ जाता है कि हाँ उस पे क्या करना है एग्जैक्टली, आप लोग को खासकर
जो गेट पेड आप लोग यूज करते थे कलेक्शंस में, ठीक है, तो कलेक्शंस में भी जो स्ट्रेटजीज बनती हैं कि कब आपको कॉल करना है, कब आपको रिमाइंडर्स करने हैं, कब आपको एक वो लेटर भेजते थे आप लोग, मैं नाम भूल गया उसका, ठीक है, लीगल लेटर्स भी भेजते हैं, तो वो इसी तरीके के बिहाइंड द सीन कंडीशंस लगे होते हैं जो कि आपके टूल में दिखाता है कि आपको इस अकाउंट पे एग्जैक्टली करना क्या है, और फिर आप क्लिक करते हो, फिर अपना वो एक्शन सारा परफॉर्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे, ये तो समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे तो समझ में आ चुका होगा। मैं बस एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे एक डेटा पे हम अलग अलग डेटा पॉइंट निकालते हैं। डेटा पॉइंट निकालने का मतलब कि अलग अलग इंसाइट निकालना। अगर आप लोग कोई किसी को सुनते हो कि ऑन दिस डेटा पॉइंट वी हैव डन ऑल दिस रिसर्च, तो डेटा पॉइंट का मतलब क्या होता है कि समराइज करके रिपोर्ट निकालना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने चेक किया कि क्रेडिट क्लासिफिकेशंस, सॉरी रिस्क क्लासिफिकेशंस के डेटा पॉइंट पे हमने डेटा निकाला। हाँ जी मोनिका। अ- अजीत, मुझे बस सिंपल ऐसे आप जो ये बता रहे हैं समझ में आया है, बट जैसे हम्म, कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेबल एंड बकेट? मतलब टेबल क्या उनका एंड फोकस क्या रहता है? टेबल तो हम जनरली पूरा, अभी ऐसे मुझे दोनों, आप जैसे क्रिएट पे क्रिएट कर रहे हैं अभी इसका, तो टेबल और बकेट में क्या डिफरेंस है? जस्ट नहीं, बकेट बकेट का मतलब सिंपल सा है, आप अकाउंट्स पेबल थे, राइट। तो लेट्स से कि आपका वेंडर है, आपको वेंडर का पेमेंट करना है, ठीक है, कुछ इनवॉइसेस है, okay। आपके पास इनवॉइस की लिस्ट है, उसके पेमेंट अमाउंट है कि आपको ये सारा पेमेंट करना होगा। हम्म। तो आपकी एक रिपोर्ट बनती है कि हमारे हमें जो पेमेंट करना है, ठीक है, उनके ड्यू डेट, कितने इनवॉइसेस के ड्यू डेट हमारे निकल चुके हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि एक 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 आपका वेंडर आईडी होगा, उसका वेंडर अमाउंट होगा, वेंडर की ड्यू डेट होगी, आपके पास ड्यू डेट होगा। ड्यू डेट के बाद पेमेंट नहीं की है तो देखेंगे ना कि आज से ड्यू डेट के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना ओवरड्यू हो चुका है, ठीक है। ओके। उस ओवरड्यू के बेस पे हम क्या करेंगे कि एक कंडीशंस लगा के कैटेगरी बनाएंगे कि ये इनवॉइस 31 से 30 डेज ओवरड्यू है, दूसरा अमाउंट जो है 31 से 60 डेज ओवरड्यू है, तीसरा 61 से 90 डेज। तो ये जो कैटेगरी है ना, समझ रहे हो, जीरो हम्म। से, सॉरी 1 से 30, ये कैटेगरी को हम बकेट बोलते हैं। अच्छा, इट्स अ काइंड ऑफ मतलब हमारे कंडीशन के हिसाब से एक काइंड ऑफ अ कॉलम क्रिएट करना जो हमारे हाँ डेटा को एनालाइज कर सके, राइट? इसलिए हम हाँ, बकेट क्रिएट आप कर। कंडीशन बेस्ड, आप यहाँ पे देखो बकेट, या दिस वन। तो यहाँ पे अब मान लो कि आपके पास क्या है, ये वेंडर आईडी है, वेंडर नेम है, वेंडर का अमाउंट है, आपने पेमेंट नहीं किया, तो ये जो हम्म। ओवर ड्यू बन के आया, ठीक है, ये वहां पे पहले से बना हुआ है, डेज पास ड्यू है। तो अब आपको दिख रहा है कि इस वेंडर का हमको 25,000 पे करना था, और 150 डेज हो गया है, इसको अभी तक पेमेंट नहीं दिया है, क्योंकि ओवर ड्यू दिख रहा है, पेड होता अगर होता तो ये जो हमने कैलकुलेशन किया यहाँ पे कि इफ डेज पास ड्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी लेस देन और इक्वल टू 0, देन करंट, ठीक है, यहाँ पे कोई करंट है, यहाँ पे देखो तो इसका 0 है, हम्म। ठीक है। तो इस कॉलम को, इस वाले कॉलम को हम क्या बोलते हैं, बकेट बोलते हैं, एज बकेट बोलते हैं ओके। ना, हाँ हाँ, समझ में आ कैटेगरी। गया, अंडरस्टूड। मतलब हम लोग अपने इधर पास ड्यू बकेट ऐसा सब हाँ रखते हैं, बकेट, समझ में आया। हाँ ज्यादातर इसी में यूज होता है, ये बोलते हैं ओके। एआर या कार्ड्स वर्ड्स के बकेट में, या फिर मार्केट बास्केट जो कैटेगरी बनाते हैं ना, जिसे मार्केटिंग में यूज होता है नहीं, ज्यादातर। हमारे अकाउंट्स पेबल में भी हम जनरली जब वेंडर स्टेटमेंट रिकंसिलिएशंस करते हैं तो हम लोग ये बकेट बनाते हैं। हाँ ठीक है, तो यही ओके। बकेट होता है। तो अब टेबल और बकेट में आपको फर्क पता चल गया होगा। हाँ जी एकदम। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। नो नो, अब ये मोनिका ने कवर कर दिया। मोनिका, जब हम ठीक एपी है। में वो इनवॉइस प्रोसेसिंग करते हैं ना, एंड जब हम उसमें वर्कफ्लो में हमारे पास केसेस 30 में कौन से आए, 60 में, तो उससे हाँ। प्रोसेस करने से पहले हम बकेट बनाते हैं, है ना, कि ठीक है, या चलो या आप लोग ये कॉन्वर्सेशन अकेले में कर लेना, ठीक है, समझ में आ गया ना, सॉरी। ओके, मैं कहाँ पे था, ये वाला हो गया ना हमारे पास, ट्रांजेक्शन, सॉरी रिस्क क्लासिफिकेशन, यहाँ पे आप देखोगे सिंपल। तो ये चेक क्या कर रहा है कि ये भी कंडीशंस आप बनाओगे, मैंने एकदम लेमन की तरह बनाया है ताकि सबको समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें जो कॉलम्स चाहिए वो हमने वो कॉलम्स ले लिए। यहाँ पे आप देखो रिस्क कैटेगरी, अगर
5 है, तो अब हम 5 4 को क्या बोलते हैं, टेक्स्ट में एक जेनरिक लैंग्वेज में कन्वर्ट किया हमने और कुछ नहीं किया है कि रिस्क रेटिंग इज 5, देन वेरी हाई रिस्क, 4 हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, ऐसे कर लिया। और यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दिया, देखो यहाँ पे दो कंडीशन वाइज फ्लैग जैसे, या फिर आपको कोई भी एक्शन देना है तो वो बोलेगा कि हाँ चलो इज इंटरनेशनल वाई, अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है और 5,000 से अब का अमाउंट है तो फ्लैग फॉर रिव्यू। कई बार होता है कि किसी कस्टमर का ऑल ऑफ अ सडन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है, तो उसमें बैंक जो है हमें कई बार मैसेज आते हैं ना, कोई ट्रांजेक्शन करते हैं अनयूजुअल सा, जैसे आप लोग नॉर्मली आपको मान लो कि 50,000 60,000 तक का आप एक बार बैंक ट्रांजेक्शन करते हो, या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजते हो या किसी अकाउंट में भेजते हो, और फिर सडन आपने 2 2.5 लाख 3 लाख रुपए भेज दिया, तो आपको तुरंत या तो बैंक कॉल करके एक सिंपल आईवीआर कॉल होती है, या फिर कॉल आती है कि हाँ इज दिस रियल ट्रांजेक्शन, यू परफॉर्मिंग दिस ट्रांजेक्शन, या फिर एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ है। तो ये सब जितने जितने सडन इंफॉर्मेशन आपको मिलती है मैसेज के थ्रू, आईवीआर के थ्रू, उनके बिहाइंड द सीन इस तरीके के लॉजिक्स लगे होते हैं। तो एक प्रोसेसिंग होती है इन मेमोरी प्रोसेसिंग। इन मेमोरी प्रोसेसिंग होता है कि मतलब कि ये एक कैश मेमोरी होता है जिसके थ्रू कुछ डेटा हमारा कस्टमर का उस कैश मेमोरी में रहता है, कि जैसे कोई ट्रांजेक्शन हो वो वहां से डेटा उठाया और तुरंत मैसेज ट्रिगर किया। ठीक है, एक तो चलो आपका ओएलएपी टेबल हो गया कि हाँ आपको रिसर्च के बेस पे करना है, लेकिन इसी टेबल को, जो ओएलएपी टेबल को जाके आपका, अब जब से कार्ड स्वाइप कराते हो या फिर कोई ट्रांजेक्शन करते हो, तुरंत जो मैसेज आता है वो उस टेबल से नहीं आता है, उसके लिए इन मेमोरी अलग से एक टेबल क्रिएट किया जाता है जो कि कैशिंग के अकॉर्डिंग होती है। कैशिंग आप लोग समझना क्या है, सिंपल सा है, जो आप कैश मेमोरी गूगल सॉरी क्रोम से, या आप मान लो कि कोई ऐप यूज करते हो फोन में, इंस्टा यूज करते हो तो उसकी कैश मेमोरी क्लियर करते हो, राइट। तो उसी तरीके का कैश मेमोरी डेटा में भी होता है। तो कुछ अमाउंट कुछ डेटा वहां पे रखते हैं और जिसके अकॉर्डिंग वो सारा परफॉर्म होता है, जो इंस्टेंट मैसेजिंग होता है, जैसे जैसे आप लोगों का पासवर्ड आता है या रिकमेंडेशन आते हैं, वो आपके कैश मेमोरी के अकॉर्डिंग भी आता है, जो आपके कैश में सेव है। अगर आप डिलीट कर दोगे तो फिर वो रिकमेंडेशन नहीं आते। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आपके वहां पे यूज होते हैं, खासकर बैंकिंग में, कि जैसे कोई ट्रांजेक्शन हुआ उसको तुरंत मैसेज आता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, क्योंकि मान लो कार्ड चोरी हो गया, पासवर्ड या कार्ड क्लोन हो गया, तुरंत ऑल ऑफ ए सडन ये सब चीजें हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा, राइट। तो इसी तरीके की कंडीशंस वहां पे बनाई जाती हैं। तो काफी लंबी चौड़ी कंडीशंस होती हैं, उसका पास्ट रिकॉर्ड देखा जाता है, तो उसके भी स्क्रिप्ट बनती है कि हमें पास्ट रिकॉर्ड कैसे देखना है, कंपैरिजन कैसे करना है उसकी। हम जब आगे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग समझेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग हम कोई कैटेगरी कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इसने सिंपल सा कंडीशंस लगाया, इज इंटरनेशनल, इट सेज यस, अमाउंट ग्रेटर देन 5, देन फ्लैग फॉर रिव्यू, रिस्क रेटिंग 4 है, अगला कंडीशन है। ठीक है, और अमाउंट अगर ग्रेटर देन 4 है देन हायर रिस्क लार्ज अमाउंट, क्योंकि अमाउंट यूज हो रहा है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं। ठीक है, और इसके लिए भी, ये कॉम्बिनेशन बनाने के लिए भी मैथ्स का जो हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं एनसीएन वाला, तो उस तरीके की चीजें यूज होती हैं बिहाइंड द सीन, तब जाके ये कंडीशंस बनती है। उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं कि हाइट अमाउंट के कॉम्बिनेशन किस किस अलग अलग कॉम्बिनेशन में कितने जाते हैं, और उसके सामने हमारे पास पैरेलल डेटा होता है कि किस किस सिनेरियोज में फ्रॉड हुए हैं, तो उसको कोरिलेट करके फिर एक एक कंडीशंस बनता है। ऐसा नहीं कि हम गए तुरंत हार्ड कोड कर दिया, ऐसा भी नहीं होता। तो उसके पीछे काफी मैथ्स यूज होता है। ठीक है, प्रियंका आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे देखो ट्रांजेक्शन टाइप इन कैश एडवांस बैलेंस ट्रांसफर, इस तरीके की ट्रांजेक्शन टाइप्स होते हैं कि वो कोई कैश निकाल रहा है, शायद कैश एडवांस ही होता है। बैलेंस ट्रांसफर चलो बीटी तो समझ में आता है, एक कार्ड से दूसरे कार्ड में करते हैं। एंड रिस्क रेटिंग इज ग्रेटर देन 3, तो इस कंडीशंस पे इसने मॉनिटर कैश ट्रांजेक्शंस किया, और उसके बाद बाकी इस कंडीशन के अलावा कुछ भी मिला तो हम उसको नॉर्मल करते हैं। और सेम चीज हमारे पास ऑर्डर बाय, आप लोग समझ रहे होगे, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है, और इस तरीके से हम ये एनालिसिस निकालते हैं। जैसे ट्रांजेक्शन आईडी ये है, तो अब जो भी इसमें कैटेगरी बनता है हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पे हेडर कर लेंगे, और यहाँ पे जो भी डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है, यहाँ पे गए और यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया।
फिल्टर करके जो भी आप लोग को एक्शन करना है या जो भी टीम होती है उस तरीके से ये डेटा उनको शेयर किया जाता है। ठीक है। इस तरीके से भी मतलब ऐसे तो खैर बैंक में नहीं शेयर किया जाता है, शेयर करने के लिए उनके बहुत अलग अलग टूल्स होते हैं जिनके पास हर टीम को उसके हिसाब से डेटा चला जाता है। तो ये जो स्क्रिप्ट होती है ये क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आप बार बार रोज लिखोगे, ये बन के अपने सर्वर पे लोड कर दिया जाता है। जैसे आप वो एप्लीकेशन क्लिक करोगे या रिफ्रेश होगा फिर रोज का आपको एक रिस्क मैनेजमेंट वाली टीम होती है, तो वो आपको इस तरीके से डेटा सेंड करता है। ठीक है। तो एक 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 प्रॉपर इंटरवल में ये सारी चीजें रन होती हैं। वो ऑटोमेशन मैं समझाऊंगा कैसे करना होता है। बहुत ही सिंपल सा होता है। और सारा खेल वहीं पे होता है कि ये सारा पहले बनाने के बाद हम कैसे इसको प्रोडक्शनाइज करते हैं किसी भी चीज को। ठीक है। हम्म, एक और एग्जांपल है क्लासिफाई ट्रांजेक्शन बाय रिस्क। ये तो हमने लोगों ने कर दिया ना, ट्रांजेक्शन रिस्क क्लासिफिकेशन। ओके। और देखो ये बहुत ही बहुत ही एक मिनट थोड़ा सा। तो ये भी बहुत ही छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स हैं, है ना। आपके अभी बस हम सिंपल दो ही कॉलम्स बना रहे हैं। बहुत सारे कॉलम्स क्रिएट होते हैं, बहुत सारे लॉजिक्स ऐसे ही धीरे धीरे अप्लाई करते हैं। ये बहुत ही छोटा सा चंक है। अब ये मान के चलो कि जो प्रोडक्शन में नॉर्मल क्वेरी यूज होता है उसका मान के चलो 2-3% ही है। ठीक है। इसमें बहुत कुछ होता है, बहुत सारे अलग अलग जॉइंट्स लगते हैं। जॉइंट्स जब मैं समझाऊंगा एक टेबल इसका ये सारे डेटा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कोई एक टेबल नहीं यूज होता, बहुत सारे टेबल्स यूज होते हैं। उन टेबल्स को अलग अलग ज्वाइन करेंगे लोग आगे देखेंगे। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड ट्रांजेक्शंस बाय रिस्क। ओके ये हमने कर लिया है। केस व्हेन इन वेयर क्लोज। ओके। अब देखो, अभी तक हम केस वेन को यूज कर रहे थे सेलेक्ट स्टेटमेंट में। ठीक है। यहीं पे आ रहा था फ्रॉम। अब केस वेन हमने यूज किया है, अब देख लो वेयर क्लॉज में। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना हम लोग, इसका एक और तरीका होता है। ये बहुत ही रेयरली यूज होता है, पर अगर कहीं आप लोग को दिख जाए तो ऐसा नहीं है कि एकदम से सरप्राइज हो जाए कि ऐसे क्या कर दिया, या आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिए कि नहीं नहीं यार ये तो यूज ही नहीं होता है, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है। ठीक है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा आप लोग कर चुके हो। वेयर क्लॉज में और भी कोई कंडीशन कंडीशन जैसे नॉर्मल कंडीशंस लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। जैसे वेयर क्लॉज में लगा देंगे कि डेज पास ड्यूज ग्रेटर देन 90 एंड अभी लगा के दिखा तो मैं तो पहले इसको समझते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें सबसे पहले ये सारे कॉलम चाहिए। ठीक है। ये कॉलम हो गया। अब ये वेयर क्लॉज का मतलब क्या होता है, हम डेटा को फिल्टर करते हैं। ठीक है। अब इस केस में आप कोई कॉलम नहीं क्रिएट करते हो। अगर आपने वेयर क्लॉज में यूज कर दिया तो वो एक नया कॉलम नहीं क्रिएट करेगा। क्लियर है ये। पहले भी हमने वेयर क्लॉज यूज किया, डेटा फिल्टर करने के लिए होता है, जो नॉर्मल हम एक्सेल में ये फिल्टर लगाते हैं, है ना। यहाँ पे गए और हम चलो मान लो कि ये सारे नॉर्मल वाला फिल्टर लगाने हैं, तो यही सेम परफॉर्मेंस सॉरी परफॉर्म हम क्वेरी के अकॉर्डिंग करते हैं। ये एक्सेल में हमने ऐसे कर दिया ग्राफिकली, पर यहाँ पे हम क्वेरी वाइज करते हैं। तो ये वेयर क्लॉज है, वेयर क्लॉज में जो भी चीज होंगी वो फिल्टर करेगा। फिल्टर के कंडीशन हम दो तरीके से दे सकते हैं, केस वेन भी यूज कर सकते हैं, कुछ डेवलपर यूज कर देते हैं। ठीक है। मैं कभी नहीं यूज करता।
बहुत ही रेयर आता है तब बात अलग है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फिल्टर करेगा अगर, कि यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा है, सबको वन कर रहा है। वन का मतलब फ्लैग दे रहा है, यस नो, 0101। ठीक है। तो पहला कंडीशन कह रहा है कि सेटिस्फाई होना चाहिए कि डेज पास ड्यू 90 डेज का हो, तो उसको वन करे। इसका रिजल्ट आपको कहीं नहीं दिखेगा, ये बिहाइंड द सीन परफॉर्म होगा। ठीक है। ये पेमेंट स्टेटस ओवरड्यू हो, अमाउंट ग्रेटर देन 5000, तो अगेन उसको वन करेगा। और रिस्क रेटिंग इक्वल टू 5 है, तो उसको वन कर देगा। और इसको मैं यहाँ पे आपके समझने के लिए एक यहाँ पे कॉल करूंगा। ठीक है। एंड एस वन, एंड इक्वल टू वन नहीं करो, एंड इक्वल टू चेक, चेक। चलिए मैंने चेक करके कॉल बना दिया। ठीक है। तो ये इस कंडीशंस पे, अब जैसे यहाँ पे इसने वन कर दिया, वेन इंटरनेशनल, यस, कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है इसको यस करेगा, और अमाउंट जो है ग्रेटर देन 10,000, सबको वन कर देगा, बाकी को जीरो कर देगा, और एंड इक्वल टू वन। तो जब केस वेन में यूज करते हैं तो हम कोई कॉलम तो क्रिएट कर नहीं रहे। ठीक है। तो कॉलम नहीं क्रिएट करेंगे तो हम यहाँ पे कॉलम का नेम भी नहीं देंगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंडीशंस देते हैं वेयर क्लॉज में, राइट। तो ये सबका अगर रिजल्ट जितने में भी 111 आता है, ये सेटिस्फाई हुआ इसको वन कर दिया, ये सेटिस्फाई हुआ इसको वन कर दिया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ इसको वन कर दिया और इसको वन कर दिया, और बाद में जीरो। उसके बाद कह रहा है कि एंड इक्वल टू जीरो, सॉरी एंड इक्वल टू वन, जहां पे भी वन होगा वो उसको फिल्टर आउट कर देगा। अब आप देखोगे अगर मैं इसको रन करता हूँ, अब आप देखो, ये आपका डेटा होगा। ये कॉलम मैंने बनाया आप लोग को समझाने के लिए, ये वाला। और ये है आपका फिल्टर डेटा, यहां से लेके यहां तक आपका फिल्टर डेटा है। इस फिल्टर डेटा में हमने जो फिल्टर किया था कि डेज पास ड्यू ग्रेटर देन 90 होना चाहिए, पहला कंडीशन। उसके बाद कह रहा है कि अगर ओवर ड्यू है, ठीक है, पहला कंडीशन क्या, अगर 90 डेज है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसको ले लो, बाकी का ये कंडीशन नहीं है तो। दूसरे में कहता है कि नहीं, अगर 90 डेज हो चाहे नहीं हो कोई बात नहीं, हमें ओवर ड्यू चाहिए, और अमाउंट जो है 5000 से एबव होना चाहिए। ठीक है। तो उसको ले लो। तो अब देखोगे कि पहला ये कंडीशन सेटिस्फाई किया कि सिंपल 90 डेज था, ग्रेटर देन 90 डेज, तो ले लिया। इसका भी ग्रेटर देन 90 डेज था, इसको ले लिया। ठीक है। और इसका डेज पास ड्यू, पेमेंट स्टेटस, ओके, मुझे वो कॉलम भी ले लेना चाहिए तब जाके क्लियर होगा। पेमेंट स्टेटस हमारे पास है, यहाँ पे है। रिस्क रेटिंग है, नहीं है। रिस्क रेटिंग, रिस्क रेटिंग्स, ठीक। ये हो गया इज इंटरनेशनल, एक कॉलम भी है। ठीक है, अमाउंट ले लिया मैं। ओके, फिर से रन करते हैं इसको। वेयर क्लॉज, ओके। हाँ, पहला कंडीशन 90 डेज, ठीक है। अब इसका रिस्क जो है 5 है, और चेक 1 है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसने सिंपल पहले देखा कि 90 डेज हो गया, उसने ले लिया। दूसरा का भी 90 डेज ओवर। अब यहाँ पे ओवर, यहाँ पे पेड है, हमने पेड का कंडीशन लगाया नहीं है कि नहीं उसको नहीं चाहिए, पर हमारा यहाँ पे क्या है कि रिस्क रेटिंग अगर 5 है, इसका रिस्क रेटिंग 5 नहीं है, तो इंटरनेशनल, अच्छा यहाँ पे देखो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वाई है। यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई किया इसने कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अगर वाई है, एंड अमाउंट ग्रेटर देन 10,000 है। इसका अमाउंट ग्रेटर देन 10,000 है, 12,000 है यहाँ पे। तो ये मल्टीपल कंडीशंस के हिसाब से इसने जो जो अपने कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग ये इसने यहाँ पे वन किया, और उसको फिल्टर आउट कर दिया। इसका सिंपल सा सिंपल तरीका ये है कि अगर हमको ऐसा नहीं लिखना है, मैं क्यों कहता हूँ ये रेयरली है, क्योंकि इसका दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका कुछ नहीं है, बस अगर हम इसको कमेंट कर देते हैं,
इसको कमेंट कर दिए। ठीक है। यहाँ पे करेंगे वेयर डेज पॉजिटिव ये एंड ये वाला, सॉरी एंड नहीं होगा, ये और होगा, और इसको करेंगे ये कंडीशन सिंपल ऐसा है। ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या था हमारे पास, दिस वन। कंडीशंस को ब्रैकेट में 5 हो गया एंड दिस वन और ठीक है। इसको अब देखो ये अलग अलग कंडीशंस देके ओके देन 5 एंड अमाउंट। ठीक है। इसको रन करते हैं। मेरे को ए वाई एस पॉजिटिव नेम गलत है, डेज पास्ट, ये डेज डेज है है वो, ना। डेज है वो। डी ए वाई अभी डेज पॉजिटिव। ठीक है। देखो ये वापस से आ गया था वही चीज। ठीक है। तो क्यों इसको रेयरली मैंने बोला था कि जब हमको ऑलरेडी जब हमें ऑलरेडी हमको हमने पढ़ा है ना ये कंडीशंस कि वेयर क्लॉज में सिंपल लगाते हैं ये वाला क्वेरी, फिर और ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन या और ये वाला कंडीशन। ठीक है। तो बस ये हो सकता है कि लिखने में ये दिखने में ये थोड़ा ज्यादा क्लियर दिख रहा है कि चलो ठीक है हमने वन कर दिया इसको। ठीक है। और कोई भी चेंजेस अगर हमें करना हो तो सिंपल यहाँ पे चेंज कर देंगे, चेंजेस तो इसमें भी सेम चीज कर देंगे। बस हो सकता है कि लिखने में अच्छा लगता हो या एक कंडीशंस हैं जो कि वेयर क्लॉज में अप्लाई हो सकता है। कुछ कुछ सिचुएशंस में लगता है कि नहीं हमें वेयर क्लॉज में ही लगाना होगा, ऐसे सिचुएशन आएगा तो आपके दिमाग में एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि हम वेयर क्लॉज के अंदर भी केस वन को यूज कर सकते हैं। राइट। ठीक है। कोई कंफ्यूजन किसी को समझ में ही नहीं आया या सबको समझ में आ गया? इसे अजीत रन करके दिखाना जो आपने और वाला लगाया है। ये वाला। रन करो एक, हाँ जी रन करना एक हाँ बार। कर दे, यही यही रन किया होगा। आ गया। हाँ ये रहा ना नीचे। आप ठीक है। और कंडीशंस में इसका मतलब ये है ना कि डेज पास ड्यू अगर हमारे पास ग्रेटर देन 90 है, या तो ये कंडीशन फुलफिल हो, या हमारी ओवर हाँ ड्यू की हो, या रिस्क की हो, या इज की हो, इक्वल टू वन। हाँ राइट। हाँ और वन हमारी कोडिंग होती है सीक्वल में, हाँ मतलब क्यों ये। हाँ क्योंकि यहाँ पे उसी के बेस पे फिल्टर किया। अगर आप देखोगे अगर मैंने ये फिल्टर नहीं लगाते यहाँ पे सिंपल ऐसे लगा देता। ठीक है। हाँ जी। तो आप देखोगे जितने जीरो हैं तो ये चेक में क्या है कि हमें हमारा कंडीशन क्या है, वन होता तभी लेते, जहां जहां पे वन है इसका मतलब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। राइट। यहाँ हाँ तक। जी। और जिसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है उसको जीरो कर रहे हैं। तो हमें वन वाला चाहिए इसीलिए यहाँ पे एंड इक्वल टू वन। और जब हम सेलेक्ट में यूज कर रहे थे तो हमने यहाँ पे नाम कोई एक ना नेम दिया था। दिया ठीक था, है। राइट। हमने नेमिंग दिया था उसको कॉलम को, तो क्योंकि ये एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट कर रहा है। आप यहाँ पे देखोगे ओके यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के इनसाइड सेलेक्ट स्टेटमेंट अगर मैं क्वेरी लिखता हूँ तो ये एक कॉलम यहाँ पे क्रिएट करता है जिसका मैंने नाम दे दिया था चेक। ठीक है। और यहाँ पे वो फिल्टर आउट कर रहा है। वो अगर हम मैं इसको हटा दूं जैसे इसको हटा देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है।
और इस यहाँ से कॉमा हटा देता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, अब आप देखो वो चेक वाला कॉलम देगा ही नहीं। देगा नहीं, राइट। ठीक है, और फिल्टर आउट कर दिया उसके बेस पे, तो आया समझ में। हाँ, आ गया। अब आपने वन का क्या बताया था, फ्लो फ्लैग क्या बताया था आपने, वन का मीन्स? वन का मतलब कोई चेक है, मैंने चेक लगा दिया कि वन और जीरो, यस और नो, जो बाइनरी हम रखते हैं ना, जीरो वन। ठीक है, हम यहाँ पे करेक्टर में भी तो दे सकते हैं कुछ भी, यस नो। हाँ दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, यस नो कर सकते हो, वाई एंड कर दो, तो एंड इक्वल टू वाई कर दो यहाँ पे। ठीक है, और ये सब सब जगह वाई करोगे आप। समझ गई। ठीक है, ओके। हम्म आगे बताऊं या रोक दूं? चलो ऑर्डर वाई वाला एक करते हैं क्वेश्चन है शुरू। अजीत। हाँ जी। जो आपने बकेट एनालाइजिंग का जो आपने बताया फॉर्मूला, ठीक है, तो वो हम्म। सिर्फ हम बकेट एनालिसिस के लिए करते हैं, यूज करते हैं क्या, या मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं उस केस में, उसमें भी यूज होता है? जब भी आपको कोई कैटेगरी बनाना हो, है ना, बकेट एनालिसिस तो बकेट के लिए यूज करते हैं कि किस बकेट में हमारा अमाउंट है, राइट। ठीक है। और हाँ, बाकी आप तो सिंपल है, केस वेन, मेरा मेन मोटिव है केस वेन समझाना, केस वेन समझाने के लिए मैंने ये सारे एग्जांपल्स दिए हैं। कई कई जैसे लेट से कि आपको कस्टमर सेगमेंटेशन बनता है एआर के बेस पे। ठीक है, आप जो परेटो के अकॉर्डिंग आप लोग काम करते हो, राइट, टॉप 80% और उसके बाद बिलो 20% को, ठीक है, जो टॉप 80% रेवेन्यूज को कवर करते हैं, राइट। तो उसमें आप क्या करते हो, केस वन करोगे, और टॉप 80% का मतलब क्या होगा कि आपके टोटल रेवेन्यू का जो टोटल एआर साइज है, उसके टॉप 80% एआर कितने कस्टमर कवर करते हैं, राइट, ये होता है। ठीक है, उसमें जो भी आपके कस्टमर नंबर्स आते हैं, ज्यादातर ये होता है कि आप जो स्टैटिस्टिकल थ्योरी बोलती है कि जो परेटो बोलता है कि आपका जो भी टॉप का 20%, सॉरी 80% रेवेन्यू आपके टॉप के 20 या मे बी 25% कस्टमर से ही आते हैं, बाकी छोटे छोटे कस्टमर्स होते हैं। तो आप लोग अपने एआर में एक बार कोई रिपोर्ट निकाल के पिवट ड्रॉ करके देखोगे, और सिंपल एक क्यूमुलेटिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगाओगे वहां पे। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज में आप देखोगे कि कितनी जल्दी वो 80% पे कवर करता है, और नीचे बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है जो कि टोटल एआर का या टोटल रेवेन्यू का जो सिम जो 20% रेवेन्यू होता है उसकी लिस्ट बहुत लंबी होती है। लेकिन आपके 80% रेवेन्यू का जो लिस्ट होगा, जो कस्टमर लिस्ट होगा, वो काफी कम होता है। ठीक है, सेम थिंग गोज टू, मतलब ये हर जगह अप्लाई होता है। ज्यादातर ये लोग क्वालिटी कंट्रोल में यूज करते हैं कि आपके जो जो डिफेक्ट्स होते हैं, वो टॉप के 80% डिफेक्ट्स के जो रीजंस हैं, आपके टोटल एक्शन के 20% पे ही डिपेंड करते हैं, ज्यादातर वहीं से मिलते हैं। तो ये जो सिक्स सिग्मा लोग यूज करते हैं, या जो प्रोसेस कैपेबिलिटी मॉडल्स बनाते हैं, स्टैट्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, ऑपरेशन रिसर्च में ओआर में एक कॉन्सेप्ट होता है, तो सीपीके बोलते हैं उसको। तो सीपीके जब निकालते हैं तो उसमें ये सारी चीजें यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो कैटेगरी आपके कहीं भी बन सकती है, कोई भी कंडीशन देके कैटेगरी बना सकते हो, कस्टमर सेगमेंटेशन का बना सकते हो। आप लोग के यहाँ एक सेगमेंटेशन की रिपोर्ट एआर में बनती है, आप वंस इन 6 मंथ क्रिएट होता है। ठीक है, तो उसमें यही सारे कंडीशंस होते हैं, उसके पास के टोटल रेवेन्यू देख के बनाया जाता है, काफी इजी सा है वो। अ, ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने केस वेन जो है ऑर्डर बाई में यूज किया है। अभी तक आपने देखा कि केस वेन सेलेक्ट और हमारा वेयर क्लॉज में यूज हुआ। वेयर क्लॉज बहुत रेयर होता है, बस देख लेना, बहुत ज्यादा उस पर दिमाग नहीं लगाना है। बस ये चीज कोई कोई डेवलपर यूज कर देता है, तो ऑल ऑफ ए सडन आप लोग कहीं जाओगे तो ऐसे स्क्रिप्ट्स मिल सकते हैं कि जहाँ पे किसी महान व्यक्ति ने वेयर क्लॉज में लगा दिया है, तो देख के सरप्राइज नहीं होना है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे शॉर्टिंग में। सॉर्टिंग सिंपल पता है कि ए टू जी, या असेंडिंग डिसेंडिंग, या ए टू जी टू ए, जो हम करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि सॉर्टिंग हो रही है अगेन डेज पास्ट ड्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब आप देखोगे यहाँ पे हमने क्या किया, एक बकेट यहाँ पे बनाया सेलेक्ट स्टेटमेंट में। ठीक है, अगर हम इसको रन करते हैं यहाँ तक, चलो यहाँ तक करते हैं सारे ओवरड्यू, तो यहाँ पे देखो आपका बकेट बन गया इस तरीके से।
तो क्या होता है, ये कहाँ यूज होता है एग्जैक्टली? अब देखो आप यहाँ पे ये जो बकेट है इस तरीके से, ठीक है, ये बन गया। लेकिन अगर हमको इसी को सॉर्टिंग करनी हो, इसको 1 2 3 देख लो, 1 2 3 दे दिया कि अगर डेज पास ड्यू 90 है, इसकी सॉर्टिंग कैसे करें? अब इसको अगर A to Z करोगे बकेट को, इसको हमको सॉर्ट करना है। ये अभी तो चलो ठीक से दिख रहा है, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे करंट बीच में आ रहा है, 90+ डे ऊपर आ रहा है, 1 to 30 डे कहीं भी, मतलब जम्बल्ड है पूरा, ठीक है। तो इस केस में हम जो है ऑर्डर बाय में यूज करते हैं केस में। अब ये चीज रिपोर्ट्स में कहाँ यूज होता है? जैसे एक्सेल रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो एक्सेल रिपोर्ट्स में ना एक हिडन रोज क्रिएट किया जाता है, जैसे कि जैन फेब मार्च अप्रैल कॉलम का नेम है, ठीक है। अब आपको सीक्वेंस में करना है, या जैन फेब मार्च अप्रैल ऐसे। अगर आप उसको सीक्वेंस में करोगे तो कैसे करोगे? अगर आप ऑटोमेशन सारा ऑटोमेटेड रहता है, ठीक है, सॉर्ट। अगर उसको A to Z में अगर सॉर्ट कर दिए तो वो जैन फेब मार्च आएगा नहीं, हमेशा जे जो है एफ से नीचे आएगा, तो फेब ऊपर आ जाएगा, जैन नीचे आ जाएगा। तो इस केस में क्या करते हैं वो लोग कि एक कॉलम, हिडन कॉलम बनाते हैं, उसको कॉलम को हाइड कर देते हैं, उस कॉलम में जैन को 1 कर देते हैं, फैब को 2 कर देते हैं, और सॉर्टिंग अब नंबर वाइज हो जाएगा। तो हमें पता है कि अगर 1 डिनोट करता है जैन को, तो वो उसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर देता है। तो सेम चीज सॉर्टिंग हम यहाँ पे भी करते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले अभी तक मैंने यहाँ से रन किया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मतलब ये हमारा सिंटेक्स है। तो हमने इसको रन किया, यहाँ पे आया हमारा सारा डेटा, जो कि फिल्टर आउट कर दिया सारे ओवरड्यू को, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो सिंपल फिल्टर लगा हुआ है, वेट लॉस, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर बाई करना है। अब ये कह रहा है कि अगर ग्रेटर देन 90 है तो हमको जो है उसको सबसे ऊपर दिखाना है, तभी हमने उसको रेटिंग 1 दी है। और सॉर्टिंग उसके अकॉर्डिंग करना है तो लो टू हाई करना है, ठीक है। अगर आपका डेज पास ड्यू इस तरीके से है, उसको 2 दिखाना है, ठीक है, इस तरीके से, और एंड कर देना है। और यहाँ पे अगेन देखो, जब हम केस में सिलेक्ट में लगाते हैं, तो हमने यहाँ पे एक नेम उसको डिफाइन किया कॉलम का, क्योंकि सेलेक्ट में है। लेकिन सेलेक्ट के अलावा कहीं भी अगर लगाते हो तो आप उसको नेम नहीं देना, क्योंकि आपका नया कॉलम नहीं क्रिएट कर रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करेगा। या तो फिल्टर करेगा जैसे वेट क्लॉज में किया, या फिर जैसे ऑर्डर बाय में कर रहे हैं सॉर्टिंग कर, वो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो जहां भी एक्शन परफॉर्म करता है हम वहां पे उसको नेम नहीं देते। वो सिंपल क्या कि इसने एक डेज पास ड्यू लगाया यहाँ पे और उसको डिसेंडिंग कर दिया, ठीक है। डेज पास ड्यू आपका ओरिजिनल कॉलम है, राइट। और उसको ऑर्डर बाय उसको सीक्वेंस करने के लिए उसने ऐसे ऐसे हम लोग केस में लगा दिया। अब यहाँ पे अगर आप आओगे, यहाँ से यहाँ तक रन करते हैं पूरा, जो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ये क्लियर नहीं है। ऑल ऑफ ए सडन देखो यहाँ पे इसने डिसेंडिंग कर दिया, तो जो जो डिसेंडिंग किया है ये वाला, ठीक है, 1 ऊपर आ गया, ठीक है। सॉरी, 91 4 वाला, 91+10 कौन सा है? ये वाला, ठीक है। इसको इसने असेंडिंग मतलब नीचे हो जाएगा, 1 2 3 4 पॉजिटिव हो गया आपका। ओके, ठीक है, यहाँ पे देखो इसने पॉजिटिव के अकॉर्डिंग वो कर दिया, डिसेंडिंग कर दिया, और उसके अकॉर्डिंग आपको बजट के बकेट असाइन कर दिया, ठीक है। नॉर्मली नॉर्मली हम ये भी कर सकते थे, कुछ नहीं करना है, ये सिंपल ऑर्डर बाय अगर हम इसको कर देते तो भी हमारा काम चल जाता। लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन में अब जहां पे ये हमें यूज करना होता है, ठीक है, तो हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर आप केसमेंट जब देखोगे ना, केसमेंट सबसे ज्यादा यूज होता है सेलेक्ट में। आप बहुत ही रेयरली देखोगे कि इस तरीके से केसमेंट यूज होता है, पर एक फ्लेक्सिबिलिटी है जो कि हम लोग हमेशा हमें जान के रखना है कि हाँ चलो हमें पता है कि ये सारी चीजें भी होती हैं, ठीक है। ये आपसे कोई इंटरव्यू में भी नहीं पूछेगा कि आप ये क्या लिखा है। कई बार इंटरव्यूज क्या होते हैं कि कुछ कुछ इंटरव्यूज में बहुत ही अच्छा टेक्निक है, वो रेयरली होता है पर एक जगह हो जाता है कि वो क्या करेंगे कि ऐसा स्क्रिप्ट बना के दे देंगे, ठीक है,
आपको स्क्रीन शेयर करेंगे और पूछेंगे कि अब बताओ यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो इस केस में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ यूज हो रही है। कि हाँ, अभी हमने देखा कि हाँ, अगर मैं सिंपल बता देता कि बस हमें यही तक यूज करना है केस वन, हमने मैं आता स्टार्टिंग में बस यहाँ पे केस वन बनाता, दो चार और एग्जांपल्स देता, खत्म कर देता, केस वन हो गया। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आप कहीं स्क्रिप्ट देखते किसी का लिखा हुआ, वो उसने ऑर्डर बाय में भी केस वन यूज कर दिया है, वेयर क्लॉज में केस वन यूज कर दिया है। तो आप ऑल ऑफ अ सडन एकदम सरप्राइज होते, फिर समझ में नहीं आता कि ये क्या है, सही है गलत है। और इंटरव्यू में हमेशा हमारे पास दिमाग में रहता है कि हाँ, कहीं ये स्क्रिप्ट गलत तो नहीं है। गलत स्क्रिप्ट भी दे देते हैं, तो वो भी बोलना होता है कि हाँ, यहाँ पे ये स्क्रिप्ट गलत है, पता चला हमने इसी को देख के बोल दिया कि ऐसे ऐसे कैसे कर सकते हो। ठीक है। तो ये केस में कंप्लीट होता है यहाँ पे। और मैं आप लोगों को ये शेयर कर दूंगा, मेरे पास प्रॉपरली बना हुआ है, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करना होंगे। ठीक है। और आई थिंक आज का यहीं तक कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आगे मुझे समझाना है सब क्वेरी। ठीक है। और ट्रांजेक्शन अमाउंट, एग्रीगेट फंक्शंस, हाँ एक तो बहुत इंपॉर्टेंट रह गया। ठीक है। तो अब आते हैं एग्रीगेट फंक्शंस पे। इसको आप लोग मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर में मत रखना, ध्यान में रखना कि ऐसा भी होता है। ठीक है। आगे जो बताऊंगा वो बहुत ज्यादा यूज होता है, जो कि एग्रीगेट फंक्शंस में यूज होता है। ठीक है। कैलकुलेट वेरियस मैट्रिक्स विथ कंडीशंस। ओके। ये है। अब यहाँ पे देखो, अभी तक आपने केस में कहाँ देखा, सेलेक्ट में। ठीक है। मेनली वेयर क्लॉज में भी देख लिया थोड़ा बहुत, और ऑर्डर बाय में भी देख लिया। लेकिन सबसे ज्यादा सेलेक्ट में जब यूज होता है तो एग्रीगेट फंक्शन के साथ। अभी तक आप केस में यूज कर रहे थे, नॉर्मली ये वाला यूज कर रहे थे, राइट। अब आप देख लो, ये सम फंक्शंस यूज हो रहा है, काउंट यूज हो रहा है, एवरेज यूज हो रहा है, मैक्स यूज हो रहा है, राउंड यूज हो रहा है। तो ये सारे भी, ये सब चीजें भी केसमेंट पे यूज, केसमेंट एग्रीगेट फंक्शन में भी यूज होता है। आप लोग बोलोगे तो बताऊंगा अभी, या तो फिर मैं कल कवर कराऊंगा अगर आज ज्यादा हो रहा है तो, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा। जी तभी तो है ना, हाँ। ये सब गो थ्रू करना पड़ेगा। मतलब आई फॉर मी, मैं तो एक बार वापस गो थ्रू करती हूँ एंड देन व्हाइल अप्लाइंग इट, एक एक हम्म, स्टेप, एंड देन आई एम एबल टू गेट कैच इट। हाँ, ये सबके साथ है, आई मीन दिस इज सेम स्टोरी विद एवरीवन। तो let me do this way. I'll cover it tomorrow. Okay, so for tomorrow I have two topics. I guess only one topic, and I will add joins, or maybe equalist, some more row level functions. तो सब क्वेरी समझना है आप लोग को, और एक ये समझा दूंगा। ठीक है। तो आई थिंक दैट विल बी बेटर फॉर यू गाइस। ठीक है। ओके सर। ओके। ठीक है। अब धीरे धीरे आप लोग थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करके जितना भी बैकलॉग है उसको कर लो कवर, क्योंकि अब ऐसी चीजें यूज होंगी, है ना। और ये दोनों पेज क्यों हो रहा है बार बार यहाँ पे। अजीत, आप ये जब ये ना थोड़ा सेम स्क्रिप्ट दीजिए थोड़ा सा ना, हम लोगों को वापस से जब प्रैक्टिस करना होता है ना, तो ये सेम स्क्रीन स्क्रिप्टिंग आपका देख के वापस से हाँ, मेरे पास चीजें रिकलेक्ट होती है। जो अभी आपने बताया ना, सेम टू सेम दीजिए। वो भी आप जो प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, वो भी दीजिए और ये भी दीजिए उसके नहीं, साथ। देखो ये ही सेम टू सेम स्क्रिप्ट है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहता है। ठीक है। आप बोलोगे तो मैं सेम दे दूंगा, लेकिन वो वही वाली बात हो जाएगी कि अगर मैं सेम दे दिया, ये एक तक प्लीज टेक केयर ऑफ योर स्क्रीन। ये आप मार्कअप यूज कर रहे हो। क्योंकि कैसे ना, हमने वो डिस्कस किया है और आपने भी कुछ नोट्स ऐड किए, तो हमको काफी चीजें ना वन वापस कलेक्ट होती है। वन मोमेंट, आई थिंक ये अनेबल टू रिकॉर्ड क्यों आया है, एक मिनट। एकता, आप स्क्रीन पे कुछ कर रहे हो क्या? हाँ, जीत ये कर रहा है। ओके, सॉरी।
यार मतलब ओके, recordings, let me stop the recordings.